तो यहाँ पर आज अपन ने इस टूल एंड टेक्नोलॉजिया का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बायोकेमिस्ट्री अपन लोग पढ़ रहे थे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ अपन आज से स्टार्ट करेंगे टूल एंड टेक्नोलॉजी। एंड टूल एंड टेक्नोलॉजी की अपन बात करें तो बोटनी वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी यूनिट फर्स्ट के अंदर माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एंड जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में अपन देखे यूनिट फर्स्ट के अंदर तो ओनली माइक्रोस्कोप है, सेंट्रीफ्यूगेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस सेकंड यूनिट के अंदर है। तो यहाँ पर आज अपन ने इस टूल एंड टेक्नोलॉजिया का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे एंड इसके अंदर माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे। एंड जो यूनिट फर्स्ट है वो यहाँ पर 25% का वेटेज रखता है माइक्रोस्कोप की। अगर अपन बात करें तो सिलेबस के अंदर इसके प्रिंसिपल और इसके एप्लीकेशन एंड टाइप माइक्रोस्कोप के वो है लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले बात करें अपन माइक्रोस्कोप के अंदर बार बार एक टर्म आएगा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है ना, अपन किसी भी इमेज को देखते हैं तो उसके अंदर जो डॉट 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 पिक्सल्स होते हैं, यानी कि डॉट डॉट को मिलाकर जो इमेज बनी हुई होती है, उन डॉट्स को कोई कैमरा या फिर माइक्रोस्कोप कितना क्लियर दिखा सकती है, वही उस कैमरे की एंड उस माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर होती है। एंड यहाँ पर ये डॉट्स क्या है, माइक्रोमीटर से लेकर पिकोमीटर तक होते हैं। एंड ये जो डॉट है वो कुछ माइक्रोस्कोप की लिमिट होती है कि वो माइक्रोमीटर के डॉट्स को ही क्लियर दिखाता है। एंड कुछ माइक्रोस्कोप्स ऐसे होते हैं जो पिकोमीटर वाले डॉट्स को भी आसानी से क्लियर दिखा देते हैं। अगर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको जो मैं तीनों टाइप की थ्योरी बता रहा हूं वो थियरी प्लस माइक्रोस्कोप का डायग्राम ड्रॉ करके आना है। एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वहां पर या तो डायग्राम पूछ रहा होगा या फिर आपको थियरी लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। और जितनी थियरी मैं लेके आया हूं यहाँ पर उससे ज्यादा आपको नहीं लिखनी है, इतने में भी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। और इसी थियरी को अगर आप 3 से 4 पेज भर के आते हैं, 5 पेज भर के आते हैं तो भी आपको उतने ही नंबर मिलने वाले हैं। हाँ, वहां पर मैटर करता है कि आप कितना क्लियर लिख पा रहे हैं और कितना सटीक आप क्वेश्चन पे फोकस कर पा रहे हैं। माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, मैग्निफिकेशन कि कोई सैंपल अगर अपन देख रहे हैं उसको कितना एनलार्ज करके दिखाता है माइक्रोस्कोप, वो होती है माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर। एंड कितना क्लियर एंड शार्प दिखाता है वो होती है रेजुलेशन पावर। सबसे पहले देखते हैं अपने लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है कि इसकी रिजोल्विंग पावर होती है, वही इस माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन होती है। इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, इसके अंदर अपन तीन को मोस्ट कंसीडर करते हैं। एक होता है कंडेंसर। सबसे पहले बात करते हैं कंडेंसर के नीचे यहाँ पर एक मिरर होता है जो विजिबल लाइट को, यानी कि जो हमारी सनलाइट होती है 400 से 700 nm वेवलेंथ की, उसको फोकस करता है एंड कंडेंसन पे डालता है। और ये कंडेंसन क्या करता है कि इस लाइट को जो अपन सैंपल रखते हैं यहाँ पर स्टेज के ऊपर, उस सैंपल पे फोकस करता है इस तरीके से। एंड फिर हमारे को वो सैंपल कलरफुल दिखता है, वो इमेज दिखती है कि यहाँ पर जो स्टेज है जहां पर अपन सैंपल रखते हैं उसके जस्ट ऊपर जो लेंस लगे हुए होते हैं इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है 4x, यानी कि हमारे उस सैंपल में कोई ऑर्गन है उसको 4 गुना ज्यादा लार्ज दिखा सकता है। एक होता है 10x जो 10 गुना लार्ज दिखाता है। एंड एक होता है 40x जो उस सैंपल को, उस ऑब्जेक्ट को 40 गुना लार्ज करके अपने को दिखाता है। जहां पर अपन डायरेक्ट हमारी आंखों से देखते हैं जिसको आई पीस बोलते हैं, वहां पर भी एक लेंस लगा हुआ होता है, उस लेंस को बोलते हैं ओक्यूलर लेंस। एंड ये ओक्यूलर लेंस होता है 10x का। ठीक है, तो इसका काम क्या है ओक्यूलर लेंस का कि यहाँ पर ये और 10 गुना मल्टीप्लाई करके दिखाता है उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि 4x वाले लेंस से अपन मैग्नीफाई कर रहे हैं तो उसको और 10 गुना लार्ज कर देता है ये ओक्यूलर लेंस। तो ये कितना हो गया 40x। और इस माइक्रोस्कोप की लिमिट क्या हो गई कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा दिखा सकता है ऑब्जेक्ट को, वो है 400 गुना एनलार्ज करके दिखा सकता है।
ये हुई इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर। फिर लास्ट में एक और पॉइंट आता है यहाँ पर लिमिटेशन, यानी कि ये माइक्रोस्कोप 0.2 माइक्रोमीटर के ऑब्जेक्ट से छोटे पार्टिकल को नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पर अपन काम में ले रहे हैं 400 से 700 nm वेवलेंथ की लाइट। लाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाने में, मैग्नीफाई करने में कम सक्षम होगा। एंड शॉर्ट वेवलेंथ की कोई लाइट होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी शॉर्ट होती है, तो वो और ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है, और ज्यादा रेजुलेशन बढ़ा सकता है। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे छोटे पार्टिकल्स को दिखाता है। एंड लाइट माइक्रोस्कोप के बाद में सेकंड हमारा माइक्रोस्कोप आता है, वो है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स, इसके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा बदलाव है, जिसकी वजह से इसकी मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीज है। अगर कोई कलरलेस डायग्राम है तो उसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देता है, एंड कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो डायग्राम दिखेगा हमारे को, जो पिक्चर दिखेगी वो और ज्यादा कलरफुल दिखेगी। तो ये किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट बढ़ाती है कि अपन मान लीजिए कोई सैंपल इसके अंदर विजुअलाइज कर रहे हैं, तो सैंपल की जहां पर लेयर थिन होगी, जहां पर ऑर्गन कम होंगे, जैसे मान लीजिए कि साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म से वो लाइट जल्दी से निकल जाएगी, ट्रांसपेरेंट दिखाएगी उसको। एंड कोई ऑर्गन है जैसे न्यूक्लियस है, तो उसको आसानी से ट्रांसमिट नहीं कर सकती वो, तो वो न्यूक्लियस यहाँ पर डार्क दिखाई देगा। किसी भी सैंपल का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देती है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसीलिए इसका नाम है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, वो होता है फेज प्लेट। और ये फेज प्लेट क्या करती है, चलिए वो भी देखते हैं। एंड एनुलर डायग्राम, यानी कि इस फेज प्लेट की वजह से एनुलर डायग्राम बनता है। एंड यही कंपोनेंट वो स्लो एंड फास्ट लाइट की वेव को इंटरफेयर करके डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर अपन जो लाइट सोर्स है, ठीक है, उससे सैंपल के ऊपर लाइट डालते हैं, तो कंडेंसर इस लाइट को फोकस्ड करता है, एंड लाइट डालते हैं तो ये लाइट इस सैंपल को ट्रांसमिट करेगी, यानी कि क्रॉस करेगी। जैसे ही क्रॉस करेगी तो हमारे सैंपल के अंदर, जैसे मान लीजिए अपन किसी सेल को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो सेल के साइटोप्लाज्म से वो लाइट आसानी से निकल जाएगी, यानी कि जल्दी से ट्रांसमिट हो जाएगी। तो वो क्या होगी कि जल्दी से इस फेज प्लेट के ऊपर जाकर गिरेगी, और जो भी ऑर्गन से होकर ट्रांसमिट होगी लाइट, वो थोड़ा स्लो हो जाएगी। तो ये जो स्लो और फास्ट लाइट होगी, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, इसको ही कंसीडर करता है एनुलर प्लेट के ऊपर। एंड इसी से कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होता है, एंड फिर इसको अपन विजुअलाइज करते हैं। न्यूक्लियस डार्क दिखाई देगा, वहीं पर साइटोप्लाज्म आपको लाइटली दिखाई देगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म से जो लाइट गिरेगी यहाँ पर, वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी आगे, एंड जाकर एनुलर प्लेट पे गिरेगी। एंड न्यूक्लियस से जो लाइट जाएगी, वो न्यूक्लियस की वजह से, बैरियर की वजह से स्लो हो जाएगी। तो ये जो स्लो और फास्ट लाइट है, इसी की वजह से कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होता है, डार्क एंड लाइट ये कॉम्बिनेशन बनता है। इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर होती है 40 गुना से लेकर 1000 गुना लार्ज दिखा सकता है ये किसी भी पार्टिकल को। ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी के फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 2500 गुना ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज है बटरफ्लाई की, वो कैमरे से कैप्चर की हुई है, एक है जो लाइट माइक्रोस्कोप से की गई है, एंड एक इमेज है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है। कैमरे वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इससे ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकते। फिर लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं कि इनके फेदर्स को अपन इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अपन इसको मैग्नीफाई नहीं कर सकते। अगर उसको इससे ज्यादा जूम करेंगे तो फिर वो क्लियर दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसकी पावर क्या हुई, विजुअलाइजेशन पावर। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपन इसको और ज्यादा क्लियर देख सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से किसी लाइट की वेवलेंथ है, और इलेक्ट्रॉन की इस तरीके की वेवलेंथ होती है, तो शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो वो क्या होगा, रेजुलेशन या फिर मैग्निफिकेशन पावर और ज्यादा होगी।
तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन और रिजोल्विंग पावर क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ देख सकते हैं शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इसलिए वो और ज्यादा क्लियर दिखा सकते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं या फिर आप देखेंगे पैरामीशियम की जो पिक्चर्स हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है। तो इस तरीके की 3D इमेजेस हैं या फिर बहुत ज्यादा क्लियर इमेज बनाने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप को काम में लेते हैं। ये माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं। अपन हॉस्पिटल वगैरह की जो लेबोरेटरीज होती है वहां पर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को काम में लेते हैं या फिर लाइट माइक्रोस्कोप को। एंड जो हमारी यूनिवर्सिटीज की लेबोरेटरीज होती है वहां पर अपन लाइट माइक्रोस्कोप एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को काम में लेते हैं। लेकिन जो बड़े रिसर्च सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को काम में लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है ना कि लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स काम में लिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो लेंस होते हैं ना लाइट माइक्रोस्कोप में और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में, वैसे लेंस नहीं होते हैं यहाँ पर। उनकी जगह उनके अंदर तो क्या होता है ना ग्लास लेंस होते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या करते हैं कि जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स का बीम गिरेगा उस बीम को डायरेक्ट स्पेसिमेन पे फोकस करवाते हैं। यहाँ पर एक वैक्यूम सिस्टम होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे उसके चारों तरफ एयर नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन बीम वैक्यूम से होकर गिरेगा। वैक्यूम क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर यहाँ पर हाई स्पीड में शॉर्ट वेवलेंथ से जो बीम गिरता है इलेक्ट्रॉन्स फोकस किए जाते हैं, अगर एयर के पार्टिकल्स उसके बीच में आए तो वो इस तरीके से इफेक्ट हो सकता है और वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स विजुअलाइजेशन में कोई काम नहीं करेंगे। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसकी की कंपोनेंट्स की, यानी कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्पेसिफिक बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन गन जो यहाँ पर टॉप पे लगी हुई होती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फायर किए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या करवाते हैं, फोकस एंड डायरेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम एनालोगस टू ग्लास लेंस इन लाइट माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस होते हैं जैसे ही वो फोकस करते हैं उसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करवाते हैं सैंपल के ऊपर। वैक्यूम सिस्टम इसलिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, अगर एयर के पार्टिकल्स बीच में आएंगे तो वो यहाँ पर स्कैट हो जाएंगे एंड बिखर जाएंगे। एंड देन इसके लिए वैक्यूम सिस्टम होता है एंड फिर होता है डिटेक्टर। ये डिटेक्टर कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट सैंपल के ऊपर ये फायर किए जा रहे हैं, यहाँ पर अपना सैंपल है तो इस सैंपल पे इलेक्ट्रॉन्स गिर के कैसे स्कैट हो रहे हैं इनको बोलेंगे, जो वापस रिफ्लेक्ट होते हैं उनको बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करके ये डिटेक्टर इमेज क्रिएट करता है। ये यहाँ पर लिख सकते हो कि एनोड कोयल्स होती हैं। ये कोयल्स क्या काम करती हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन साइड में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये एनोड की कोयल्स क्या होती हैं पॉजिटिव चार्ज होती हैं। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को ये कैप्चर कर लेती हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को बिखरने से रोकती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू टाइप के होते हैं, एक होता है स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एक होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे इनके नाम है वैसे ही इनके काम है। स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन लास्ट में रखा जाता है एंड स्पेसिमेन को क्रॉस नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि सैंपल सेंटर में रखा जाता है और इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इस सैंपल को क्रॉस कर जाते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे इमेज क्रिएट होता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन, यानी कि यहाँ पर सैंपल रखा जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फायर किए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फायर करके ट्रांसमिट होते हैं सैंपल की एकदम बारीक लेयर से एंड देन यहाँ पर फ्लोरोसेंट लाइट का इमेज बनता है। ऐसा इमेज क्या बनेगा,
2D बनेगा, ये 3D नहीं बनेगा। अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन होता है, एक लेयर होती है बिल्कुल बारीक लेयर सैंपल की, उससे ट्रांसमिट करवाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड देन उनका फ्लूरोसेंट शो होता है और उससे इमेज क्रिएट होती है। और जो सैंपल होता है वो 100 नैनोमीटर से कम थिक होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स उसको क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है। एंड देन बात करें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या होते हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फायर करवाए जाते हैं और ये फोकस होकर वापस रिफ्लेक्ट होते हैं इस तरीके से। तो इस रिफ्लेक्शन को ये डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं एंड देन 3D स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, 3D इमेज क्रिएट होता है। ये था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप इस कंप्लीट स्कैनिंग माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप को रिवाइज करेंगे तो वो यहाँ पर 1 मिनट के अंदर इस टेबल से रिवाइज कर सकते हैं। स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके अंदर जो सैंपल होता है उसको कोटेड किया जाता है प्लेटिनम या गोल्ड से, ताकि वापस इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट हो और रिफ्लेक्ट होते टाइम पर 3D इमेज कैप्चर किया जा सके। लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर कट किया जाता है अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन। इमेज फॉर्मेशन में क्या है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो बाउंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उनको, और उनसे इमेज क्रिएट होता है और ऐसा इमेज 3D इमेज होता है। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द सैंपल, सैंपल से पास किए जाते हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं एंड फ्लोरोसेंट लाइट गिरती है उन इलेक्ट्रॉन्स की और उसको उस स्क्रीन से 2D इमेज क्रिएट होता है। एप्लीकेशंस बायोलॉजी के अंदर अपन देखें, मेडिसिनल बायोलॉजी के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, तो वो क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन करते हैं ऑर्गन्स की, वायरसेज वगैरह, उनके डीएनए वगैरह कंपोनेंट्स को देखते हैं, वायरस के कंपोजिशन को देखते हैं एंड उनकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर से मोलिकुलर डिजीज को पता लगाने के लिए। मटेरियल साइंस के अंदर क्या काम में लेते हैं कि जितने भी एनालाइजिंग नैनो पार्टिकल्स होते हैं या फिर बात करें सेमीकंडक्टर वगैरह होते हैं, उनको विजुअलाइज करने के काम में लेते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। फोरेंसिक साइंस के अंदर, फोरेंसिक इंडस्ट्री के अंदर इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए काम में लेते हैं। यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को विद इन 30 सेकेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।